बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेल्फ टेस्ट में फर्स्ट 38 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर में 39 टू ऑनवर्ड्स क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। और अब आप लोगों का मैथमेटिकल प्रोग्रेशन से रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर 39 क्वेश्चन में Sammy borrowed a loan of rupees 11,000 with the condition that the repayment will be made in 7 annual installments. The first and the last installments will be the equal to each other, and the first 6 installment will be in arithmetic progression. A common difference between first 6 installments is rupees 500. Compute fifth installment. अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो भाई टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 7। लेकिन 7 में देखें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास बन रहा है ना, वो 7 के लिए नहीं बनता। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास बन रहा है वो फर्स्ट 6 के लिए जाके बन रहा है। अच्छा देखो, मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी नहीं बताई गई कि हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होनी है, मुझे वो भी नहीं बताई गई। लेकिन अब इधर मैं अज्यूम करूं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरे पास ए है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आनी है ना, वो डिफरेंस की वैल्यू उसका मुझे पता है कि 500 के डिफरेंस के साथ चलेंगी। इसी तरह 6 इंस्टॉलमेंट तक मैं इसी डिफरेंस के साथ चलता रहूंगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगली इंस्टॉलमेंट मेरे पास क्या होगी, ये देखिएगा जरा, ए प्लस, किसी को डाउट? अच्छा, इससे अगली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? ए प्लस, अब 1000 मजीद इसमें ऐड कर दूंगा, 3 इंस्टॉलमेंट हो चुकी हैं, प्लस ए प्लस, ये प्लस नहीं, ये बेसिकली कॉम है, ए प्लस, फिर ए प्लस जी, नेक्स्ट वन कितनी हो गई? 5 हो गई। ए प्लस 2500, हाँ जी, एंड ये कितनी हो गई? 6। तो लास्ट वन इज ए। इन सब को सम करूं तो टोटल कितना आ जाएगा? 11। इक्वेशन बन चुकी है हमारी। और यहां पर एक ही जगह पर आप लोगों ने जाकर कैलकुलेटर में एक्सपुट कर देना है, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पता चल जाएगा कि आपके पास ए की वैल्यू क्या है। जरा जल्दी से देखिए आपके पास ए की वैल्यू। अब जहां पर मैंने कोमा लगाया हुआ है वहां पर आप लोग प्लस करते जाएंगे। इन तमाम इंस्टॉलमेंट्स को आपस में ऐड करें तो इनका टोटल सम 1100 के इक्वल बनेगा। तो वैल्यू आएगी हमारे पास 500। ए की वैल्यू 500। अब हमसे क्या पूछा गया? अब देखो, अगर फर्स्ट टर्म पूछी जाती हम लोग कहते हैं 500, लास्ट टर्म पूछता सेवंथ टर्म तो हम लोग कहते हैं 500। हमसे कौन सी टर्म पूछी गई? ये हमारी फिफ्थ टर्म है। और फिफ्थ टर्म क्या है हमारे पास? ए प्लस 2000। एक की जगह पे 500 आ जाएगा, तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? क्वेश्चन सॉल्व। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से हम लोगों ने लेके चलना था। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वन इज 3.40। A company earned a profit of rupees 50,000 in first year. The profit is expected to increase by rupees 5,000 each year. तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, और ये हमारे पास डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई। कहते हैं हाउ मेनी ईयर्स मींस दैट एन की वैल्यू हमने बतानी है। विल इट टेक द कंपनी टू अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 165,000? टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 165,000। तो ये तो वैसे देखते ही आप लोग इसको आंसर बता सकते थे कि हमारे पास 3 इसका आंसर है। ओके, ये देखें, टोटल प्रॉफिट है तो मतलब प्रॉफिट को सम करना है, तभी तो टोटल प्रॉफिट आएगा। ये लास्ट टर्म नहीं है 165, ये टोटल प्रॉफिट सम है। किसका सम? देखिए, फर्स्ट टर्म 50,000 प्लस इससे अगली टर्म क्या होगी? अभी सम कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 105,000
राइट। इससे अगले साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, और इस सम को ऐड करो तो टोटल कितना हो गया, कितनी टर्म्स में। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कोई फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऑल राइट, इजी वे था ना। नेक्स्ट वन इज 3.41, find the value of y such that this will be an। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा। डिफरेंस वाला हम लोगों ने जाके फार्मूला अप्लाई करना है। तो अब इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, 2y +3 जी माइनस y +2, लेकिन यह y +2 ब्रैकेट्स में आएगा, ओके, विदाउट ब्रैकेट नहीं रखना है इसको, अदरवाइज साइन चेंज होने हैं, इज इक्वल टू 6y +1 माइनस, अब दोबारा से ब्रैकेट में 2y प्लस, अब ये जरा कैलकुलेटर को बताओ, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, एंड आंसर ऑफ y इज 1। अच्छा, अब y की वैल्यू पूछी गई तो आपने 1 बताना है। हो सकता है आपसे प्रोग्रेशन ही पूछी जाती, तो आप लोग प्रोग्रेशन क्या जाके बताते, 1 + 2 3, 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 6 × 1 + 1 इज इक्वल टू, तो आप लोग प्रोग्रेशन क्या बताते, 3 5 7 नेक्स्ट 9 11। अब चाहे जो सी मर्जी टर्म पूछ लेता आप वो बता सकते थे, एम आई राइट। सम पूछता वो भी जाके बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3.42, if the first and the last terms of an arithmetic progression are and the total number of terms, find the sum of all the terms। तो कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन, लास्ट टर्म गिवन, तो फार्मूला क्या बनेगा सम फाइंड करने के लिए, n बाय 2 इनटू a प्लस l 300। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज, अब इसमें तो मजीद डिस्कशन की जरूरत नहीं है ना आप लोगों को। 3.43, a worker produces 1092 units in 3 days। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे टोटल बताए हो कोई, कि अगर 3 days में टोटल प्रोडक्शन इतनी है। फिर if the production is expected to increase by 20% each day, compute the total number of units produced on first and last day। लेकिन अब यहां पे देखो क्वेश्चन को फिर से देखो, कहते हैं कि ये जो हमारे पास 1092 यूनिट्स इन 3 days बने हैं वो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ऑलराइट, और कैसे है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 20% के इंक्रीज के साथ। अब आपसे फर्स्ट और लास्ट टर्म्स नहीं पूछी गई, आपसे कहा गया है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ऑलराइट, तो हमने पहले ये देखना है कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट डे में कितनी प्रोडक्शन हुई, लास्ट डे में कितनी प्रोडक्शन हुई, और उन दोनों का हम लोग सम करके बता देंगे। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे देखें, अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट डे ए नंबर ऑफ यूनिट्स, हमें पता नहीं है ना, ए नंबर ऑफ यूनिट्स बने होंगे, प्लस सेकंड डे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बने होंगे। हाँ जी शाबाश, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 500 वाला किया था, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पर देखिए 20% का इंक्रीज है, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी ये। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा कि अगर इंक्रीज होना परसेंटेज का, तो आपने 100 में ये परसेंटेज ऐड कर लेना है। 100 में ऐड करो तो टोटल कितना बन जाएगा, 120%, ये आर की वैल्यू बन गई। ऑलराइट, सपोज कि अगर यहाँ पे 10% का इंक्रीज हो, 110% आर की वैल्यू होगी, और अगर यहां पर 5% का इंक्रीज हो तो फिर 105% आर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर यहां पर अगर वो कह दे 8% डिक्रीज है, तो फिर 100 में से लेस कर दें। इंक्रीज हो तो 100 में ऐड कर दो, डिक्रीज हो तो 100 में से लेस कर। अब अगर मैं आपसे कहूं 8% का डिक्रीज है,
तो आर की वैल्यू क्या बनेगी 92%। ऑलराइट, मैं आपसे कहूं 12% का डिक्रीज है 88% आर की वैल्यू बन जाए। बात क्लियर। अब इस परसेंटेज के साइन को अगर हम लोगों ने लगाना हो ना तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज का साइन लगा हुआ हो और उसको खत्म करना हो तो फिर डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो इस 120% को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। किसी का एतराज? अपने कैलकुलेटर में करके देख लें। ये देखें 120% इज इक्वल टू, ये देखें क्लियर। तो परसेंटेज का साइन खत्म करना हो तो डिवाइडेड बाय 100, जैसे ही डिवाइडेड बाय 100 किया तो वैल्यू क्या बन गई 1.2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 10% का इंक्रीज है तो आर की वैल्यू क्या बताओगे 110। तो परसेंटेज को हटाना हो तो क्या लिखूंगा 1.1। ओके हो गई बात। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5% का इंक्रीज है, आर की वैल्यू क्या बताओगे 1.05। फिर परसेंटेज का साइन नहीं लगाना जब आपने पॉइंट लगा दिया है। क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि 8% का डिक्रीज है तो हम आर की वैल्यू क्या बताओगे 0.92। ऑल राइट, चले। अब यहां पर आर की वैल्यू क्या बन रही है 1.2। अब ये जो आर बाद में जीरो लगाना ना लगाना एक ही मतलब है। अब ये जो आर की वैल्यू होती है ऐसा नहीं है कि जैसे ये हमारे पास फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो तो अगली टर्म बन जाती है। तो अगली टर्म हमारे पास क्या बनेगी 1.2। किसी का एतराज? आप लोगों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब हमने बनाया था तो हम लोगों ने यूं लिखा था ना, और उसके बाद ए आर। अब यहां पर थर्ड टर्म क्या बनेगी, थर्ड टर्म क्या बनेगी 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। 1.2 ए का स्क्वायर नहीं कर लेना। ऑल राइट, 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। अब ये तीन टर्म्स आ गई जो उसने बताई 3 डेज की प्रोडक्शन, इसका टोटल किसके इक्वल है। अब जाकर फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो यहां से। देखें इस इक्वेशन से फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास इस इक्वेशन से आपके पास ए की वैल्यू आ गई 3। ये तो फर्स्ट डे की प्रोडक्शन है, ऐसे ही है ना। लास्ट डे आपका कौन सा बन रहा है थर्ड डे, और थर्ड डे की प्रोडक्शन देखें 1.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 300। तो देखें लास्ट डे की प्रोडक्शन आपके पास कितनी आ जाएगी 432। अब इन दोनों का सम कर लें तो फर्स्ट और लास्ट डे की टोटल प्रोडक्शन बनेगी। अब अक्सर बच्चे ना इस क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट नहीं करते, तो वो या तो फर्स्ट टर्म को जाके टिक कर लेते हैं या लास्ट टर्म को टिक कर लेते हैं। और हालांकि हम लोगों ने इन दोनों का टोटल बताना था कि फर्स्ट अगर 3 डेज की प्रोडक्शन 1092 है तो फर्स्ट और लास्ट डे की प्रोडक्शन टोटल कितनी है। तो फर्स्ट और लास्ट डे की प्रोडक्शन का टोटल कर लेना था। किसी को कोई डाउट? चले गुड। नेक्स्ट वन इज 3.44। The first and the last term of an arithmetic progression, or in the ratio the sum of all terms is 210 and there are in total compute। अच्छा, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं बताए गए, उनकी भी रेशो बताई गई है। तो रेशियोज का सम तो 210 नहीं बनेगा ना मेरे पास। ओके, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स बता दी गई हैं, टोटल 6 है। फर्स्ट और लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सम का जो फार्मूला मैंने यूज करना है वो मेरे पास आएगा सम इज इक्वल टू n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 3 +
4 नहीं कर देना। अब रेशियोज में ये बात शायद पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 70, उनमें ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं और ये टोटल है। अब अगर इसको मैंने रेशियो, एक तो बात ये होती है ना कि मैं टोटल में आपको बता दूं, लेकिन मैंने आपको टोटल में कुछ भी नहीं बताया। मैंने आपको सिंपली क्या किया, मैंने इन तमाम वैल्यूज को ना डिवाइडेड बाय 10 किया, तो इसकी रेशो बन गई 3 4 7। कि अगर 7 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरी क्लास में मौजूद हैं तो उनमें से 3 गर्ल्स हैं और 4 बॉयज। मैंने आपको रेशो बता दी। अब अगर आप लोग ये देखें कि ये रेशो मैंने कैसे बनाई है, टोटल डिवाइडेड बाय एनी कांस्टेंट नंबर, तो मेरे पास रेशो आ गई। मतलब इस टोटल को डिवाइडेड बाय 10 किया हर किसी को, तो मेरे पास रेशो बन गई। एक ही कॉमन नंबर था ना, लेकिन अगर मैं आपको वो 10 बता दूं, वो कॉमन नंबर बता दूं, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके पास टोटल नहीं बन जाएगा? है ना ऐसा? क्या आपके पास वो कॉमन नंबर है? तो हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, एक्स। तो अब अगर मैंने इसको टोटल में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 3x, प्लस लास्ट टर्म क्या बन जाएगी, यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी से कैलकुलेट करें। रेशोज को टोटल में कन्वर्ट करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया करो, वो टोटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी अब देखिए x की वैल्यू क्या है जी। अरे वाह क्या बात है, जो हमने एज्यूम किया था वही आ गया। तो अगर 10 है तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारे डाटा की, 30। लास्ट टर्म क्या बनेगी, 14। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? अब उसने क्या पूछा है, कहता है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो अब nth टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि सम में तो हम लोगों ने डिफरेंस का फार्मूला नहीं अप्लाई किया ना। अब nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करें, तो जब nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म nth टर्म क्या है आपके पास, 40 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1, क्या वैल्यू आएगी, 6-1 5 इंटू डी, यहां से डिफरेंस फाइंड कर लें। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये जो क्वेश्चन था आपका वो 2 स्टेप में जाके सॉल्व होना था। सबसे पहले सम का फार्मूला अप्लाई करते हुए आप लोगों ने इसमें वो वैल्यूज इन एक्चुअल फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपको पता चलेगा, फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म यूज करते हुए nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे और वहां से आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू का पता चलेगा। कोई डाउट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 3.45। Rizwan borrowed a loan of rupees 6625 to be paid in 3 annual payments in geometric progression. If the first installment is this, compute common ratio। अच्छा भाई कोई मुश्किल चीज नहीं है, तो मतलब जरूरी भी नहीं है कि आप लोगों ने जाके कोई सम के फार्मूलाज वगैरह या एज इट इज कोई चीज अप्लाई करनी है। आप सिंपल क्या करो, क्या फर्स्ट टर्म गिवन है, क्या है फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास, 2000, 2000 है। तो अगली टर्म क्या होगी, ए नहीं होगी, 2000 मल्टीप्लाइड बाई आर होगी। ओके, उससे अगली टर्म हमारे पास क्या होगी, 2000 मल्टीप्लाइड बाय, और टोटल बन जाएगा। किसी को कोई डाउट? ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? आ जाओ भी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या बनेगी, 2000 और स्क्वायर प्लस 2000 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर होगी और इक्वल टू की राइट हैंड साइड पर 0। ऐसे ही है ना? तो मेरे पास 6620 जब लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, उसमें से 2000, तो बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी, 46 इज इक्वल टू, ये जाकर कैलकुलेटर को बता दो तो आपके पास आर की वैल्यूज आ जाएंगी और ये सॉल्व होगा कुछ इस तरह।
इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 नंबर पर 2000 minus 4620 and the value is 1.1 and minus 2.1, तो माइनस में कोई था नहीं तो किसको टिक करें? 1.1. ऑल राइट, कोई डाउट? 3.46, the sum of 5 terms of an arithmetic progression whose last term is 65. अब ये 65 हमारे पास क्या है? सम. कितनी टर्म्स का? तो अब मुझे n की वैल्यू गिवन, मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन, सम की वैल्यू गिवन, ये तीन चीजें गिवन हो तो क्या मैं फर्स्ट टर्म फाइंड कर नहीं सकता? अच्छा, फिर क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर. तो पहले फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला 65 इज इक्वल टू n/2 इंटू 7 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म. हाँ जी, यहां से देखिए फर्स्ट टर्म क्या बन रही है आपके पास? फर्स्ट टर्म क्या बन रही है आप लोगों के पास? 9. अब अगर गौर करें तो 9 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मौजूद है, बस इसको टिक कर लें. डिफरेंस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है फिर आप लोगों को. और इन केस डिफरेंस फाइंड करना होता, nth टर्म का ही फार्मूला अप्लाई होता कि फर्स्ट टर्म आपने फाइंड कर ली, लास्ट टर्म आपको गिवन है, n की वैल्यूज भी गिवन है, तो आप लोग लिखते nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1, ये बन जाता 4d. तो यहां से d की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाती 2. तो आंसर है 9 एंड 2. क्लियर? 3.47 लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस टू फिफ्थ टर्म. अच्छा ये देखिए, ये कोई इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है. कैसे? 3 टर्म्स तो उसने खुद ही बता दी हैं, उसके बाद हम लोगों ने उसको बताना है फिफ्थ टर्म तक. तो फर्स्ट टर्म है 1, नेक्स्ट टर्म ये 16 है, माइनस नहीं है. अब अगर यहां पर देखें तो ऐसा नहीं है -4 डिवाइडेड बाय माइनस, तो आर की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो -4 आ रही है. तो जब ये देखो 1 के साथ -4 मल्टीप्लाई हुआ, -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 16 मल्टीप्लाइड बाय -4 करूंगा तो फोर्थ टर्म मेरे पास बन जाएगी -64. -64 मल्टीप्लाइड बाय -4 करूंगा तो अगली टर्म मेरे पास बन जाएगी +256. ऑल राइट, तो -256 को नहीं टिक कर देना, +256. क्लियर? बस इतनी सी एफर्ट पुट करनी थी इसमें. डन. नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. एक्स की वैल्यू, चले शाबाश, 3.48 जल्दी से सॉल्व करके दें. अब इस जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किए थे, अब सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गए. तो यहां पर कॉमन रेशो सेम होती है. अब आपने क्या करना था, इधर 2x प्लस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू +41 डिवाइडेड बाय, और जैसे ये कैलकुलेटर को बताया आपको x की वैल्यू मिली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का. जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, तो दो सॉल्यूशंस हैं इसके. अब माइनस अगर वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे माइनस तो मौजूद ही नहीं है ना, बोथ का ऑप्शन है. तो जो पॉजिटिव वैल्यू है 2 में, हम सिर्फ उसको जाके टिक कर लें. फिर देखें, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज and the common ratio is, what will be the value of the first term a, second term 2a, third term 2 square a. और अब अगर 2 square इज इक्वल टू, ये जाके टिक कर दी हम लोगों ने. अगर सपोज आपसे फोर्थ टर्म पूछता तो फिर फिर 2 रेज टू पावर 3, तो आंसर बनता 8a, 16 नहीं.
कॉमन रेशो की वैल्यू 2 है, ये देखो ए, 2a, 2 का स्क्वायर ए, 2 का ये, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। ओके, आपने 4 का आगे स्क्वायर नहीं लेना, तो आर की पावर ने इंक्रीज होना होता है। क्लियर है ये बात? इफ द फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 8 टाइम्स इट्स कंप्यूट। अब अगर यहां पे देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है ए, तो कहता है जो फोर्थ टर्म हमारे पास होगी वो क्या होगी? 8 है। तो कहता है कॉमन रेशियो क्या होगी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? तो यहां पर अगर देखें तो अभी यही चीज इधर करके आए, 2 का क्यूब ए इज इक्वल टू, ऐसा नहीं है। और देखो ये कौन सी टर्म थी, ये कौन सी टर्म थी? फोर्थ टर्म थी हमारे पास। तो हमारे पास देखो ए के आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म of an arithmetic progression is pi, and fourth term is compute the value of common difference. First term given, fourth term given, common difference, nth term का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। 17 is equal to 5 प्लस फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1, 3 इंटू टी, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 4। क्लियर? A particular arithmetic progression has first term as 3, third term as 7. The common difference of this arithmetic progression is equivalent to the first term of a geometric progression with the common ratio of 5. Compute the third term of the geometric progression. अब देखो, third term given, फर्स्ट टर्म गिवन, थर्ड टर्म गिवन, फर्स्ट टर्म गिवन, जहां से डिफरेंस की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग। कैसे आएगी? 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डी। तो यहां से देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है, ये बात क्लियर? अब आपसे क्या कहता है, कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या हमने फाइंड कर दिया, इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ऑफ, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या बन गई? 2 विद कॉमन रेशियो ऑफ, तो थर्ड टर्म क्या होगी हमारे पास? थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू पावर 2 n माइनस 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 25 इंटू 2, ये 50 इसका आंसर है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है, तो वो हमें 2 की वैल्यू मिल गई। साथ में आर की वैल्यू उसने खुद बता दी और हमसे कहते हैं थर्ड टर्म क्या होगी, तो 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, ये मेरे पास थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 175 if the total number of terms is 3, common ratio 2, compute the value of first term, सम बता दिया 175 इज इक्वल टू, कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो फार्मूला यूज होगा फर्स्ट टर्म इनटू आर रेज टू पावर n माइनस डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब यहां से जाके फर्स्ट टर्म फाइंड कर लें, द फर्स्ट टर्म इज 25। Clear? The infinite geometric progression with common ratio of 1 by 2 and the sum is, so sum is equal to first term divided by 1 minus और and the first term। अब देखो यहां से फर्स्ट टर्म फाइंड करो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, then a is equal to 5
तो मतलब ना तो ये वाला आंसर आने लगा है ना ही ये। अब कॉमन रेशो क्या है हमारे पास 1/2, तो 5 का हाफ 2.5, 2.5 का हाफ 1.25, ये वाली प्रोग्रेशन है हमारी। डन। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है, फार्मूलाज को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।